हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस तरह के आज के हमारे टॉपिक का नाम है SHAB प्रिंसिपल एप्लीकेशन, जिसे हम शैप प्रिंसिपल का नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, आज हम इस प्रिंसिपल की एप्लीकेशन देखेंगे, लेकिन उससे पहले इस प्रिंसिपल के कुछ कंसेप्ट्स को हम समझ लेते हैं। देखें, जो हमारे पास ये शैप प्रिंसिपल है, इसको हम HSAB प्रिंसिपल भी कहते हैं, या फिर हम इसको पियर्सन प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं। तो आया ये प्रिंसिपल क्या बताता है हमें? ये प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि जब एसिड बेस के साथ मिलता है तो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है। ठीक है, तो उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्टेबिलिटी क्या होगी, उस स्टेबिलिटी को मालूम करने के लिए प्रिंसिपल इस्तेमाल होता है। तो मैंने क्या कहा, जब एसिड बेस के साथ मिलेगा तो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा। उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्टेबिलिटी क्या है, उस स्टेबिलिटी को प्रेडिक्ट करने के लिए ये प्रिंसिपल इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इसमें आपने एक बात याद रखनी है कि जब हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ मिलेगा तो हमें स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हासिल होता है। इसी तरीके से जब हमारे पास सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ मिलता है तब भी हमें एक स्टेबल कंपाउंड स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हासिल होता है। ठीक है, तो अब हम इन चार चीज़ों की डेफिनेशन देख लेते हैं, एक छोटी सी डेफिनेशन जिसमें हम ये समझ पाएंगे कि हार्ड एसिड और सॉफ्ट एसिड क्या चीज़ होती है, हार्ड बेस और सॉफ्ट बेस क्या चीज़ होती है। हार्ड एसिड और सॉफ्ट एसिड एक दूसरे का उल्ट हैं। ठीक है, इस तरीके से हार्ड बेस और सॉफ्ट बेस भी एक दूसरे का उल्ट हैं। तो हार्ड एसिड क्या है? हार्ड एसिड में क्या होता है, जो एक्सेप्टर एटम होता है उसका साइज़ कम होता है, पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू ज़्यादा होती है, और इसके अलावा क्या होता है, इसमें कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होता। इसकी एग्जांपल्स में लिथियम आ जाता है, ठीक है, कैल्शियम आ जाता है और एल्यूमिनियम आ जाता है। तो मैंने आपको हार्ड एसिड के बारे में बताया कि वो एक्सेप्टर एटम जिसका साइज़ कम हो और जिसकी पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू ज़्यादा हो, इसके अलावा वो कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन ना रखता हो। एग्जांपल्स मैंने आपको बता दी, लिथियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम। इसी का उल्ट क्या है, सॉफ्ट एसिड है। सॉफ्ट एसिड में क्या होगा, एटम का साइज़, एक्सेप्टर एटम का साइज़ क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू कम से कम होगी और इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो ज़्यादा मौजूद होंगे। ठीक है, इसमें आता है हमारे पास क्या चीज़, कॉपर और सिल्वर। तो मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि सॉफ्ट एसिड में जो एक्सेप्टर एटम होता है उसका साइज़ बड़ा होता है, पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू कम होती है, और इसके अलावा हमारे पास जो ये होता है इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा होती है। इसकी एग्जांपल है कॉपर और सिल्वर। एग्जांपल्स बेतहाशा हैं, मगर मैंने दो एग्जांपल्स लिखी हैं आपके सामने। ठीक है, फिर हमारे पास आता है हार्ड बेस। हार्ड बेस में क्या होता है, जो डोनर एटम होता है उसकी पोलराइजेबिलिटी की वैल्यू कम होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज़्यादा होती है। ठीक है, और ये इतनी आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होता। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि हार्ड बेस में डोनर एटम की जो पोलराइजेबिलिटी है वो कम से कम होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, हम इसको इजीली ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते। इसकी एग्जांपल आपके सामने दी हुई है, फ्लोराइडाइन और क्लोराइडाइन। इसमें सॉफ्ट बेस हेडिंग 2 मरतबा लिखी गई, मगर आप इसको आई थिंक समझना आसान होगा। ये उल्ट है किसका, हार्ड बेस का। ठीक है, हार्ड बेस का उल्ट है, तो इसमें क्या होगा, डोनर एटम की जो पोलराइजेबिलिटी की वैल्यू है वो ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम से कम होगी, और जो है इसको हम इजीली ऑक्सीडाइज भी करवा सकते हैं। इसकी एग्जांपल भी उसने दी हुई है, H- और CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो ये कुछ कंसेप्ट आ गए आपके सामने। इसमें जो पोलराइजेबिलिटी है ये असल में क्या होती है, ये इसको आप ऐसे समझिए कि कितना ईजीली आप किसी इलेक्ट्रॉनिक क्राउड को इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में डिस्टॉर्ट कर सकते हैं, ये कहलाती है पोलराइजेबिलिटी कहलाती है। तो आइए हम चलते हैं इस प्रिंसिपल की एप्लीकेशंस की तरफ। एप्लीकेशन में सबसे पहले है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। आपको एक चीज़ साफ नज़र आ रही है,
सिल्वर आयोडीन के साथ मिल रहा है, एक आयन बना रहा है, ठीक है। इसमें वो ये कहना चाह रहा है जब सिल्वर आयोडीन के साथ मिलेगा तो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, और जब सिल्वर फ्लोरीन के साथ मिलेगा और जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आयन बनेगा वो इतना स्टेबल नहीं होगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पे तो सिल्वर आयोडीन के साथ मिलकर एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रहा था, ठीक है, या कॉम्प्लेक्स आयन बना रहा था। यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो है कोबाल्ट फ्लोरीन के साथ मिलकर एक स्टेबल कंपाउंड बना रहा है, और वो आयोडीन के साथ मिलकर एक स्टेबल कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या आयन नहीं बना रहा। तो आई थिंक अगर आप मेरी बात को पिक कर पा रहे हों, यहाँ पर सिल्वर आयोडीन के साथ मिलकर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रहा है, ठीक है, और जब सिल्वर फ्लोरीन के साथ मिलता है तो वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं बना रहा। इस तरीके से अगर उल्ट देखा जाए, कोबाल्ट फ्लोरीन के साथ मिलकर, आयोडीन के साथ मिलकर नहीं, फ्लोरीन के साथ मिलकर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रहा है, जबकि कोबाल्ट जब आयोडीन के साथ मिलता है उसके साथ मिलकर जो है ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं बना रहा, ठीक है ना, स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। ये जो मैंने आपको एक टिक का निशान दिखाया, ये इस बात को ज़ाहिर करता है कि यहाँ से हमें जब सिल्वर आयोडीन के साथ मिलेगा तो स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हासिल होगा, और जब कोबाल्ट फ्लोरीन के साथ मिलेगा तो स्टेबल जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हासिल होगा, ठीक है। तो देखें ये क्या वजह है कि सिल्वर आयोडीन के साथ तो मिल रहा है मगर फ्लोरीन के साथ नहीं मिल रहा, और कोबाल्ट फ्लोरीन के साथ तो मिल रहा है, एक स्टेबल कंपाउंड बना रहा है, मगर जो है आयोडीन के साथ नहीं मिल रहा। इसको आपने यहाँ से समझना है। देखें, हार्ड एसिड, सॉफ्ट एसिड, हार्ड बेस, सॉफ्ट बेस, ठीक है। कोबाल्ट क्या है? हार्ड एसिड है, और जो हमारे पास सिल्वर है ये सॉफ्ट एसिड है, ये मैंने यहाँ पे भी दिखाया होगा आपको। ये जो फ्लोराइड आयन आपको नज़र आ रहा है ये हार्ड बेस है, ये ऐसा कि मैंने आपको यहाँ दिखाया था, और ये सॉफ्ट बेस है आयोडाइड आयन, ठीक है। तो मैंने आपको शुरू में बात की थी कि जब हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ मिलता है तभी स्टेबल कंपाउंड हासिल होता है, ठीक है, स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हासिल होगा हमें। तो देखें, कोबाल्ट जब फ्लोरीन के साथ मिलेगा तभी हमें स्टेबल कंपाउंड हासिल होगा, तभी यहाँ मैंने टिक का निशान दिखाया आपको। इसी तरीके से सिल्वर, ठीक है, सिल्वर क्या है? जब आयोडीन के साथ मिलेगा तभी हमें स्टेबल कंपाउंड हासिल होगा। बात जो याद रखने वाली है, जब हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ मिलता है तो स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हासिल होता है। इस तरीके से सॉफ्ट एसिड जब सॉफ्ट बेस के साथ मिलता है तो हमें क्या हासिल होता है? स्टेबल कंपाउंड हासिल होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हासिल होता है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ दिखा दिया। आई थिंक पहली हेडिंग आपको समझ आ चुकी होगी। उसके लिए आपने वो पॉइंट भी याद रखना है, ये पॉइंट भी याद रखना है कि हार्ड एसिड हार्ड जो है बेस के साथ मिलता है तो कॉम्प्लेक्स मतलब स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हासिल होता है, और इस तरीके से जब सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ मिलता है तो स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या आयन हासिल होता है, ठीक है। अब हम आते हैं कि इसी प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए हम हैलोजन एसिड्स की स्ट्रेंथ भी जो है वो मतलब का अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसा कि आपको यहाँ आपको एक रिएक्शन नज़र आ रहा होगा, HX रिएक्शन कर रहा है हैलोजन एसिड वाटर के साथ, हाइड्रोनियम आयन बन रहा है और एक हैलाइड आयन बन रहा है। आपने इस रिएक्शन को रिवर्स देखना है, ठीक है। जब आप इस रिएक्शन को रिवर्स देखेंगे तो यहाँ का H उसके X के साथ रिएक्शन करेगा, मतलब यहाँ का H हो सकता है फ्लोरीन के साथ रिएक्शन कर रहा हो, फ्लोराइड आयन के साथ रिएक्शन कर रहा हो। तो हार्ड एसिड जब हार्ड बेस के साथ मिलेगा, हार्ड एसिड जब हार्ड बेस के साथ मिलेगा तो हमें क्या हासिल होता है? हमें एक वीक एसिड हासिल होता है जो बहुत कम हद तक डिसोसिएट हो पाता है, ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पर हाइड्रोजन फ्लोराइड नज़र आ रहा है। और स्ट्रेंथ के लिहाज से अगर आप इनका ऑर्डर भी आपको साफ नज़र आ रहा होगा कि कौन सा जो है हैलोजन एसिड ज़्यादा स्ट्रेंथ रखता है और कौन सा जो है हैलोजन एसिड कम स्ट्रेंथ रखता है, ठीक है। ये ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ भी आपको यहाँ पर उसने दिखाया हुआ है। तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा जब हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ
मतलब इसका H और यहाँ से F आपस में मिलते हैं तो एक वीक एसिड हासिल होता है। और वीक एसिड में क्या है, इसकी जो है डिसोसिएशन की सलाहियत क्या है, कम से कम है, जैसा कि हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो हम इस एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए हाइड्रोजन एसिड की स्ट्रेंथ मालूम कर सकते हैं और ये उसका आर्डर जो है यहाँ पर आपके सामने दिखाया गया है। इस तरह देखें कैटलिस्ट पॉइजनिंग, यहाँ पे ये बात कर रहा है कि सॉफ्ट मेटल जब सॉफ्ट बेस के साथ मिलती है, सॉफ्ट मेटल में क्या है, प्लाटिनम और प्लाडियम, ये कैटलिस्ट हैं, ठीक है। ये कैटलिस्ट का काम करते हैं। जब सॉफ्ट मेटल सॉफ्ट बेस के साथ मिलेगी और अगर सॉफ्ट बेस में फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी वगैरह की जो है इम्प्योरिटीज़ वगैरह मौजूद हों तो वो क्या करती हैं, इस कैटलिस्ट को पॉइजन कर देती हैं, मतलब सॉफ्ट मेटल को भी पॉइजन कर देंगी, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, जब सॉफ्ट मेटल सॉफ्ट बेस के साथ मिलेगी और इसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ मौजूद होंगी, सॉफ्ट मेटल में क्या आता है, प्लाटिनम, प्लाडियम, ठीक है, और सॉफ्ट बेस में कुछ इम्प्योरिटीज़ होंगी, फास्फोरस, आर्सेनिक की, वो क्या काम करेंगी, वो जो है सॉफ्ट मेटल के मतलब एलिमेंट को क्या कर देंगी, पॉइजन कर देंगी, ठीक है। तो इससे हमें कैटलिस्ट की पॉइजनिंग भी समझ आती है कि हमें कि जब सॉफ्ट मेटल सॉफ्ट बेस के साथ मिलती है तो कैटलिस्ट हमारा पॉइजन होगा या नहीं होगा। तो वैसे बज़ाहिर आपको यही नज़र आ रहा है कि सॉफ्ट मेटल जब सॉफ्ट बेस के साथ मिलती है तो वो कैटलिस्ट, मतलब ये सॉफ्ट बेस की जो इम्प्योरिटीज़ हैं, ये सॉफ्ट मेटल को जो है, जो कि कैटलिस्ट का काम कर रहा है, प्लाटिनम और प्लाडियम को पॉइजन कर देंगी। इस तरीके से यहाँ पे वो बता रहा है कि सॉफ्ट मेटल जब हार्ड बेस के साथ मिलेगी तब पॉइजनिंग का काम नहीं होता, ठीक है। हार्ड बेस में नाइट्रोजन हो सकती है, ऑक्सीजन हो सकती है, फ्लोरीन हो सकती है। जब सॉफ्ट मेटल्स मतलब प्लाटिनम और प्लाडियम जब सॉफ्ट बेस के साथ मिलेंगी तो इस हार्ड बेस की जो भी एलिमेंट्स के अंदर मौजूद हैं वो इस पर कोई असर नहीं करेंगी और वो सॉफ्ट मेटल को पॉइजन नहीं करेंगी, ठीक है। तो ऊपर वाले केस में पॉइजनिंग पॉसिबल है और नीचे वाले केस में पॉइजनिंग पॉसिबल नहीं है, इफ़ेक्ट नहीं होता। तो यहाँ से हमें कैटलिस्ट की पॉइजनिंग भी समझ आती है इस प्रिंसिपल से। अब हम आगे आते हैं। देखें, हमारे पास है प्रिडिक्टिंग द रिएक्शन रेट, हम रिएक्शन के रेट को भी जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं इस प्रिंसिपल के थ्रू। देखें, आपको एक बात याद रखनी है कि हमारे पास दो किस्म के रिएक्शन होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो एसिड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाते हैं और जो हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं वो कौन से रिएक्शन कहलाते हैं, बेस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाते हैं। देखिए, एक रिएक्शन हो रहा है, ये एक्स रिएक्शन कर रहा है ए बी के साथ। अगर मेरा ए का सेंटर हार्ड एसिड है, अगर समझ लें ये जो ए का सेंटर है, ठीक है, ये क्या है, हार्ड एसिड। अगर हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ मिलता है तो रिएक्शन फास्ट होता है। इस तरह अगर ए को हम अज्यूम कर लेते हैं ये हार्ड बेस है, ठीक है, अगर हार्ड बेस सॉफ्ट बेस के साथ मिलेगी, ठीक है, अगर हार्ड बेस सॉफ्ट बेस के साथ मिलेगी तब भी क्या होगा, तब भी हमारा रिएक्शन फास्ट होगा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि अगर हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ मिले हम ये तेज़ी से रिएक्शन करते हैं। इसी तरीके से अगर सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ मिले, अब मैंने एक्स को सॉफ्ट बेस अज्यूम कर लिया और ए को सॉफ्ट एसिड अज्यूम कर लिया, तो अगर ये सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ मिले तब भी रिएक्शन क्या होता है, फास्ट होता है। यहाँ पे एक रिएक्शन किया गया है, देखें, एक हमारे पास एच आइन है, ये एक कंपाउंड है हमारे पास, कम्प्लेक्स किस्म का, आपस में मिल रहे हैं, एक रिएक्शन हो रहा है। इसमें आपको नज़र आ रहा है कि ये जो है ना H+, ये हार्ड एसिड है और ये हार्ड बेस है, ठीक है, OH क्या है, हार्ड बेस है। जब भी हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ मिलेगा तो क्या होगा, ये रिएक्शन राइट हैंड साइड पे प्रोसीड करेगा। इसी तरीके से देखें, यहाँ पे भी H रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, मगर अब यहाँ पर OH की जगह पे क्या आ गया, SH आ गया, जो कि क्या है, सॉफ्ट बेस है, ठीक है। तो यहाँ पे वो ये बात समझाने की कोशिश कर रहा है कि जब हार्ड एसिड सॉफ्ट बेस के साथ रिएक्शन करता है तो हमारा रिएक्शन लेफ़्ट हैंड साइड पर प्रोसीड करता है। तो यहाँ मैंने आपको 3 बातें समझाने की कोशिश की हैं। पहली बात ये कि
जब हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ मिलता है, ठीक है, रिएक्शन फास्ट होता है। इस तरह सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ मिलता है तो क्या होता है, रिएक्शन फास्ट होता है। फिर मैंने आपको बताया कि अगर हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, रिएक्शन राइट हैंड साइड की तरफ प्रोसीड करेगा। इसी तरीके से मैंने आपको बताया अगर हार्ड एसिड सॉफ्ट बेस के साथ मिलेगा तो क्या होगा, रिएक्शन लेफ्ट हैंड साइड की तरफ प्रोसीड करेगा। अब आते हैं इसकी 5वीं एप्लीकेशन की तरफ कि सिम्बियोसिस क्या है। सिम्बियोसिस असल में टेंडेंसी है सॉफ्ट लेजेंड की ऐसे सेंटर के साथ मिलने की, सॉफ्ट लेजेंड की ऐसे सेंटर के साथ मिलने की जिसका जो ख़ुद भी जो है सॉफ्ट लेजेंड पर मुश्तमिल हो, ठीक है, या फिर हार्ड लेजेंड की हार्ड लेजेंड के साथ मिलने की सलाहियत, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, सिम्बियोसिस कहते हैं। इससे हम क्या समझ सकते हैं, तो सबसे पहले तो आपको ये जो पॉइंट है ये हमें ये बताता है कि इस कंसेप्ट को, इस प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए हम ये देख सकते हैं कि हमारी सब्स्टिट्यूशन जो क्या होगी, सिमेट्रिक होगी, ठीक है, हमारे जो कंपाउंड की जो सब्स्टिट्यूशन होगी वो सिमेट्रिक होगी, उसकी मिक्स सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी, ठीक है। सिमेट्रिक का मतलब एक जैसी। तो मैंने अभी तक आपको सिम्बियोसिस के बारे में बताया कि सॉफ्ट लेजेंड जब किसी ऐसे सेंटर के साथ मिले जो ख़ुद सॉफ्ट लेजेंड हो, ठीक है, तो इन दोनों की आपस में मिलने की सलाहियत क्या कहलाती है, ये कहलाती है सिम्बियोसिस। इस तरह जब हार्ड लेजेंड उस सेंटर के साथ मिले जो ख़ुद जो है ना हार्ड लेजेंड पर मुश्तमिल हो, तो इस टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं, सिम्बियोसिस कहते हैं, ठीक है। लेजेंड क्या होता है, ये असल में आइंस होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि किसके साथ अटैच होते हैं, मेटालिक मैटर के साथ अटैच होते हैं थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। तो फिर मैंने बताया कि इस 5th पॉइंट से हमें क्या अंदाज़ा होता है, कि ये अंदाज़ा होता है कि हमारे जो ये लेजेंड्स हैं, सॉफ्ट लेजेंड हो या हार्ड लेजेंड हो, इनमें जो सब्स्टिट्यूशन होती है वो क्या होती है, सिमेट्रिक होती है कंपाउंड्स की, ना कि मिक्स्ड। जैसे कि आपको ये कंपाउंड नज़र आ रहा है, देखें BF3H BH3F, ठीक है, इस तरह BF4 BH4, ये आपको नज़र आ रहा है एक रिएक्शन। इसमें आपने सिमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करनी है। क्या करना है, आपने F को F के साथ मिला देना है। F3 जब F के साथ मिलेगा क्या बन जाएगा, BF4। इसी तरीके से यहाँ देखें, इस वाले H को आपने H3 के साथ मिला देना है, क्या बन जाएगा, BH4। ये होगी सिमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। इस तरीके यहाँ पे देखें नीचे वाले रिएक्शन में, ये मेरे पास है CH3F और ये है CHF3। आपने काम ये करना है कि H को H के साथ मिलाना है। जब H H के साथ मिलेगा क्या बन जाएगा, CH4, और आपने F को F के साथ मिलाना है तो क्या बन जाएगा, CF4। क्या है ये, सिमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन है। इस तरीके से नीचे भी रिएक्शन में देख लें आप, नीचे वाले रिएक्शन में क्या है, F BF3 के साथ मिल रहा है तो क्या बना रहा है, BF4 बना रहा है, एक सिमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन होगी, ठीक है। फिर आते हैं हम बायोलॉजिकल एप्लीकेशंस की तरफ। ये हमारी 6ठी एप्लीकेशन है। इसमें वो समझाने की कोशिश कर रहा है कि जब भी सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ मिलता है तो एक पॉइज़न बनता है जो कि ह्यूमन बीइंग के लिए पॉइजनस है, ठीक है। सॉफ्ट एसिड जब सॉफ्ट बेस के साथ मिलेगा तो एक कम्प्लेक्स बनेगा जो कि पॉइज़न का काम करेगा। सॉफ्ट एसिड है, देखें कार्बन मोनोऑक्साइड। जब भी हम इनकम्प्लीट कंबशन होती है हमारी इर्द गिर्द माहौल में तो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज़ होती है। वही कार्बन मोनोऑक्साइड जब हम सांस के अमल के थ्रू इनहेल करते हैं, सांस लेने के अमल के दौरान, तो वो हमारे हीमोग्लोबिन में मौजूद आयरन के साथ मिल जाती है, ठीक है। तो क्या हुआ, सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ मिल गया। कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे खून में मौजूद आयरन के साथ मिल गई। जब आयरन के साथ मिलेगी तो ये पॉइज़न का काम करेगी, ठीक है। इससे आपने पहले ही पढ़ा होगा कहीं पर कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड हम इनहेल करते हैं तो उससे हमें घुटन का एहसास होता है, उसके बाद अल्टीमेट डेथ वाक़या हो जाती है। तो देखें बायोलॉजिकल एप्लीकेशन इसकी ये है कि जब सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ मिलता है तो एक कम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है जो कि पॉइज़न का काम करता है। जैसा कि यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड किसके साथ मिला है, आयरन के साथ मिला है और एक पॉइज़न का काम किया है इसने।
इस तरह इंटरप्रिटेशन ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड, ये हमारी 7th एप्लीकेशन है। तो देखें इसमें वो ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि मेटल जिसका वैलेंट स्टेट जो है 0 हो, ठीक है, वो सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस दोनों का काम करती हैं, डोनर और बेस मतलब एक्सेप्टर दोनों का काम करती हैं। तो जब सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ मिलेगा तो एक मेटल मेटल बॉन्ड बनेगा, ठीक है, जो कि एक पॉइजन का काम करेगा और हेटेरोजीनियस कैटालिसिस का जो है यहाँ पर प्रोसेस होगा। तो हमें ये पता लगता है जब सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ मिलती है तो ये भी हो सकता है कि डोनेशन और एक्सेप्टेंस दोनों का काम हो, ठीक है, मेटल मेटल बॉन्ड बने, एक पॉइजनस कैटालिस्ट बने, हेटेरोजीनियस कैटालिस्ट बने, ठीक है। तो इससे हम मेटल मेटल बॉन्ड की तशरीह भी कर सकते हैं कि आया जो हमारा मेटल मेटल बॉन्ड बनेगा वो पॉइजनस होगा या नहीं होगा। फिर देखें ये किस सूरत में होगा, जब मेटल की वैलेंट स्टेट क्या होगी, 0 होगी। फिर हम आते हैं थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स। यहाँ मैंने एक एग्जांपल ली है गैस फेस रिएक्शन की। एक बात आपने याद रखनी है, हमेशा सॉफ्ट एसिड कोशिश करता है कि वो सॉफ्ट बेस के साथ, प्रेफर करता है कि वो सॉफ्ट बेस के साथ मिले, तभी CH3B के साथ मिल रहा है। इस तरह देखें हार्ड एसिड जो कि H है, ये प्रेफर करता है कि वो हार्ड बेस के साथ मिले जो कि क्या है, OH है, तभी देखें वाटर बन रहा है। तो हार्ड एसिड गैस फेस रिएक्शन के अंदर हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ मिलता है और सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ मिलता है। अच्छा, यहाँ पे ये ऑब्ज़र्व किया गया है कि कुछ थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी जैसे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है, सॉफ्ट बेस के केस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होती है, ये मुशाहिदा किया गया। और इसी तरीके से हार्ड बेस के केस में जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। सॉफ्ट बेस हमारे पास उसने बताए हुए हैं, ये सारे के सारे सॉफ्ट बेस हैं, और इस तरीके से जो है हमारे पास हार्ड बेस जो है हमारे पास ये हैं। तो इस जो हमें ये जो आखिरी हेडिंग थी, इससे हमें क्या समझ आई कि हम थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी का अंदाज़ा लगा सकते हैं, जैसे हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है, तो सॉफ्ट एसिड का जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मुशाहिदा किया गया है ज़्यादा होता है, और जो हार्ड बेस है उसका जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम होता है, ठीक है। और हमेशा हार्ड एसिड कोशिश करता है, प्रेफर करता है कि हार्ड बेस के साथ मिले, और सॉफ्ट एसिड कोशिश करता है कि सॉफ्ट बेस के साथ मिले। सॉफ्ट बेस क्या क्या हैं उसकी एग्जांपल उसने बताई हुई हैं आपको, हार्ड बेस क्या क्या हैं उसकी भी एग्जांपल उसने आपको बताई हुई हैं। तो आई थिंक आज का टॉपिक आपको क्लियर हो चुका होगा। सबसे पहले मैंने आपको इस प्रिंसिपल HSAB या पियर्सन प्रिंसिपल जो है इसको समझाने की कोशिश की, इसे कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश की। फिर जो मेरे पास ये शैप प्रिंसिपल या HSAB प्रिंसिपल है, इसकी मैंने एप्लीकेशंस को आपको डिलीवर करने की कोशिश की। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ आ चुका होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।